हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। सेकेंड लॉ तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ तो सभी को पता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर कई सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, कई सारा चीज़ हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वे में कैसे लिख सकते हैं। एवरी एक्शन इज़ ए हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, वो ठीक है। मतलब क्या होता है कि दो बॉडी में अगर टकराव हुआ, जो कॉलिशन हुआ, ठीक है, तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स लगा रहा है तो दूसरे बॉडी भी उसमें उतना ही फोर्स लगाएगा। अब तुम पूछोगे मैं तो दीवार को ऐसे मारा लेकिन दीवार तो मुझे नहीं मारा। लेकिन जब हम लोग दीवार को ऐसे मारते हैं तो मेरा क्या होता है, हाथ में दर्द होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि वो दीवार एक रिएक्शन देता है, इसीलिए। अगर वो दीवार रिएक्शन नहीं देता तो दर्द नहीं होता। मतलब एवरी एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, और वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, अपोजिट साइड में होता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिए कि दो बॉडी है ए और बी, एक दूसरे की ओर भाग रहा है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, दोनों में टकराव हुआ, कॉलिशन हुआ। तो कॉलिशन के बाद क्या होगा, ये जो बी और ए एक दूसरे के फोर्स लगाएगा। तो ये जो बी है वो ए पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? इसका नाम है एफ ए बी। और जो ए है बी में कितना फोर्स लगाएगा? एफ बी ए। यहाँ पे हम लोग एक नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मतलब बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कितना? वो है एफ ए बी। एफ 1 2 इसका मतलब है 1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और 2 कितना लगा रहा है। जो पहला इंडेक्स होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसको याद रखना, इफेक्ट जिसके ऊपर लग रहा है, और 2 मतलब कॉज, जो लगा रहा है। ओके, दिस इज एक्सपीरियंसिंग बॉडी, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, रियलाइज कर रहा है। एक्सपीरियंसिंग बॉडी फर्स्ट वाला इंडेक्स, जिसमें ऊपर इफेक्ट हो रहा है, और सेकेंड वाला इंडेक्स क्या है, कॉज और एक्सर्टिंग बॉडी। एक्सर्टिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, जो फोर्स लगाता है। तो पहले वाला जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और दूसरे वाला जो होता है मतलब कौन लगा रहा है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मतलब एफ ए बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज गोज टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब एफ बी ए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ए के ऊपर लग रहा है, इसीलिए एक पहला इंडेक्स, और बी मतलब जो लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अलोंग एफ ए बी और एफ बी ए दोनों इक्वल होगा, लेकिन एक माइनस साइन होगा। मतलब दोनों का साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। हालांकि ये क्या है, वेक्टर साइन देना जरूरी है, हम लोग बाद हायर स्टडी में देखेंगे। लेकिन अब तक हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ए बी इज बराबर माइनस एफ बी ए। दोनों का वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट है। समझ में आ गया? तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। कई सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि बोट है, बोट से अगर कोई छलांग लगा के रिवर बैंक में पहुँच जाएगा तो वो क्या होगा, बोट पीछे हट जाता है, क्योंकि एक्शन का एक रिएक्शन होता है। पक्षी जो होता है वो उड़ता है, कैसा उड़ता है, वो हवा में एक फोर्स लगाता है, तो हवा उसको एक आगे की ओर फोर्स लगाता है, तो वो एक्शन का रिएक्शन की वजह से वो उड़ सकता है। तो कई सारा एग्जाम्पल रियल लाइफ में मिल जाएगा जहाँ पे दिखेगा कि एक्शन रिएक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जो मोमेंटम कंजर्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने से पहले ये जो चीज़ है इसको एक बार नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इस घर में टोटल 50% है, देयर आर 50% इन दिस रूम। सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है। ठीक है, मान लेते हैं कि सबके पास कितना है, सबके पास 100 रुपीज़ करके है। तो कितना हो गया, 5000 रुपीज़। तो इतना जो घर है, टोटल घर में कितना रुपीज़ है, 5000 रुपीज़। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क्या हुआ, सब अपने आप में कुछ एक्सचेंज किया। जो एक पर्सन है, उसका जो नाइबरिंग पर्सन है, उसके साथ कुछ पैसा का एक्सचेंज किया। किसी को पैसा दिया तो उसका घट जाएगा, किसी का बढ़ जाएगा, ऐसा मतलब पैसा एक्सचेंज किया। तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो 50 पर्सन है हर एक के पास 100 रुपये नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा, मतलब मिक्सअप हो गया।
लेकिन हम लोग एक चीज़ श्योर भी बता सकते हैं कि इस रूम में कितना पैसा है, 5000 ही है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, या ये तो एक सिस्टम है, इतना सारा पर्सन है, 50% का एक सिस्टम है, तो सबके पास 100 रुपीज़ था, लेकिन कुछ एक्सचेंज हो गया, इधर उधर हो गया, लेकिन टोटल क्या है, रूम के अंदर 5000 है। कब तक? जब तक बाहर से कोई ना आए तभी। तो बाहर से अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई नया पर्सन नहीं आएगा, तो इस घर में टोटल जो पैसा है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, मतलब टोटल 5000 रहेगा। हाँ, हालांकि उसमें एक्सचेंज हो सकता है, हर पर्सन के पास 100 रुपीज़ नहीं भी ऐसे रह सकता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल क्या है, सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। दो सिस्टम, मान लेते हैं कि कुछ बॉल्स है, कुछ बॉडी है, सब मिला के एक सिस्टम बना है। तो सिस्टम के अगर बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे उस सिस्टम को, तो सिस्टम के अंदर अगर खुद में कुछ टकराव होगा व कुछ होगा, एक्शन रिएक्शन होगा, जो भी होगा, खुद अपने का बीच में होगा, सिस्टम के बीच में जो भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से कोई अगर डिस्टर्ब नहीं करेगा तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे पैसा का जगह क्या आ जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कम ज़्यादा हो सकता है, एक दूसरे के साथ टकराएगा तो मोमेंटम में चेंज आ सकता है, किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा, हो सकता है, लेकिन टोटल जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। उसको हम लोग स्टेटमेंट में फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ को लिखना ही है। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, एक्सटर्नल मतलब क्या, एक्सटर्नल मतलब सिस्टम कैसे बनता है, 4-5 पर्सन मिला के एक सिस्टम बना। अब जो भी है सब बाहर वाला है, जो आएगा वो बाहर वाला एक्सटर्नल, ठीक है। अब वो सिस्टम कैसे बनेगा, दो बॉडी भी हो सकता है, 3 बॉडी हो सकता है, 4, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 2 बॉडी से काम करेंगे। तो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडीज, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। टोटल वर्ड यूज करना है, जो टोटल मोमेंटम है एक सिस्टम का वो सेम रहेगा, ठीक है। खुद के बीच में अगर कॉलिशन हो जाए तो भी, खुद के बीच में अगर टकराव हो जाएगा व कुछ हो जाएगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाने दो, लेकिन बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो टोटल क्या होगा, सेम होगा। अपने आप में चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल कितना होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। कहाँ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ओके, इसका प्रूव करेंगे कहाँ से, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है, कितना वेलोसिटी में जा रहा था, u1 वेलोसिटी में, और एक बॉडी है कितना वेलोसिटी में जा रहा था, u2 वेलोसिटी में। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे 2 बॉडी है, तो इसीलिए एक का नाम दिया u1, एक का u2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2। ये बॉडी का नाम है a, ये बॉडी का नाम है b, और यहाँ पे क्या है, u1 ग्रेटर देन u2, मतलब इसका जो वेलोसिटी है इससे ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, कुछ देर बाद इसके साथ टकराएगा। एक सिस्टम है, अब इसमें कॉलिशन हुआ, मान लेते कि यहाँ पे कॉलिशन हुआ, कॉलिशन होने से क्या होगा, ये जो a और b है एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, b a के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या है, FAB, और a b के ऊपर फोर्स लगाएगा, a b के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, FBA, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉलिशन के बाद फिर अलग हो जाएगा, इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, कॉलिशन होगा तो सेम तो नहीं रह सकता ना, वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी चेंज होकर v1 बन गया, और सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी चेंज होकर v2 बन गया, ए बॉडी एक बी बॉडी। इसका मास कितना है, मास मान लेते हैं इसका मास है m1, इसका मास m2। समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसको लिखना है, ठीक है, FAB बराबर माइनस FBA। B के द्वारा A के ऊपर लगने वाला फोर्स इस माइनस ऑफ अपोजिट ऑफ A के द्वारा B के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, A फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, अच्छे से देखना, A फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, A के ऊपर लग रहा है, मतलब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन आता है कि नहीं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, F = ma होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसका मास लिखना है और किसका एक्सेलरेशन निकला है, फर्स्ट बॉडी का, क्योंकि ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, A पे ऊपर लग रहा है, B लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, A में
ए समझ में आया कि नहीं आया? एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे एफ ए बी मतलब ए के ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब एफ इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए। एफ इक्वल्स टू एम ए लिखे, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं? ये बी के ऊपर लगने वाला फोर्स है तो ये क्या होगा? एम बी ए बी। समझ में आ गया? अब देखो ए में तो ए में लिख देते हैं, और एक्सेलरेशन कितना आया है फर्स्ट बॉडी में? फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका वेलोसिटी कितना था? u1 था। कॉलिशन के बाद कितना हुआ? v1। तो चेंज कितना आया? v1 माइनस u1। टाइम कितना? t हो गया फर्स्ट बॉडी का कॉलिशन। सेकेंड बॉडी का कॉलिशन कितना है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो ए बी नहीं, इसको नहीं लिख के इसको फर्स्ट और 2 कर देते हैं। एक नंबर बॉडी और सेकेंड बॉडी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक सा कर लो। ये क्या होगा? F1 2, ये क्या होगा? 2 1। ठीक, 4 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो इसमें क्या होगा? कुछ मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लेकिन ऑपोजिट साइन 1 कर देते हैं ना। ए भी लिख के गलत हो जाएगा थोड़ा सा। M2 A2, तो M2 आ गया। A2 मतलब सेकेंड बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हुआ? U2 से वो V2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस U2 बाई टाइम लिख सकते हैं। अब देखो ये जगह नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं। वहाँ पे लिख रहे क्या लिख सकते हैं? देखो M1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M1। तो देखो TT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? M1 इंटू V1 माइनस U1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 माइनस U2। इसमें एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे एक माइनस साइन था ना। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? M1 V1 माइनस M1 U1। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस M2 V2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M2 U2। अब हम लोग क्या कहते हैं? 1 जो चीज़ है ए क्या है? M1 U1। तो M1 V1 को इधर ही रखते हैं और M2 V2 को इधर, M2 U2 को इधर ले आते हैं, और यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, इसको इधर लिया तो V है, सॉरी V2। अब ध्यान से देखो ये क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2। M1 U1 किसका है? इसका मोमेंटम है कि नहीं है? पहला बॉडी का, पहला कॉलिशन से पहले पहला बॉडी का मोमेंटम कितना था? M1 U1। मोमेंटम का फॉर्मूला पिछले दिन हम पढ़ चुके हैं। और कॉलिशन से पहले सेकेंड बॉडी का मोमेंटम कितना था? M2 U2। मतलब ये जो चीज़ है ये कॉलिशन से पहले पूरा सिस्टम का मोमेंटम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि P1, और इसको लिख सकते हैं P2। M1 V1 इसका मोमेंटम, M2 V2 इसका मोमेंटम, एक कॉलिशन के बाद पूरा सिस्टम का मोमेंटम P2। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम शेयर हो सकता है, मतलब अपने आप में जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल जो है टोटल वो एक ही रहेगा। पूरा सिस्टम का जो टोटल है वो एक रहेगा। वो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? थर्ड लॉ से, कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम है वो कॉलिशन से पहले और बाद वो कौन-सा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको पॉज करके ना देख लो। न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर एक एप्लीकेशन के तौर हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्तौल। एक पिस्तौल है, वो एक बुलेट फायर कर रहा है, तो जो पिस्तौल है उसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है वो हम लोग कैलकुलेट करना है। देखो इसको आज के समस्या है। मान लेते कि मेरे पास एक पिस्तौल है, एक पिस्तौल है, मेरे पास एक पिस्तौल है और इसमें एक बुलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे बोलो कि सिस्टम का मोमेंटम कितना है, वो तो खड़ा हुआ है, दोनों ही खड़ा हुआ है, मतलब इसका मास इंटू जीरो, इसका मास इंटू जीरो, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है? P1 क्या है? सिस्टम का 0 है। पूरा सिस्टम का मोमेंटम क्या है? 0 है। कोई वेलोसिटी है ही नहीं तो मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा।
अब जब यहाँ पे वेलोसिटी क्रिएट किया, मतलब यहाँ पे एक फायरिंग किया है, फायरिंग करने के बाद क्या होगा, ये जो बुलेट है वो बाहर निकल जाएगा, बुलेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इधर। तो बुलेट जब बाहर निकलेगा तो बुलेट में एक वेलोसिटी आ गया, मतलब बुलेट का क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, मतलब यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, यहाँ इधर एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इधर एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है तो पहला मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0 था, तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो एक मोमेंटम आ गया, तो यहाँ पे जितना मोमेंटम आया यहाँ पे भी उतना ही मोमेंटम आना चाहिए। मतलब जब ये जो बुलेट बाहर निकलेगा तो पिस्तौल भी पीछे थोड़ा सा ऐसे पीछे रिकॉइल हो जाएगा, मतलब पिस्तौल भी थोड़ा सा रिकॉइल हो जाएगा, हो जाता है, क्यों होता है। अब यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल जितना मोमेंटम है फाइनल भी वैसा रहेगा। तो इनिशियल 0 है तो फाइनल 0 है, वो कैसे पॉसिबल है, अगर यहाँ पे इधर मोमेंटम आ रहा है तो इधर भी एक ऑपोजिट साइड में मोमेंटम आना चाहिए ताकि दो मिला के 0 होना है। अब पूछोगे कि बुलेट इतना तेज़ी से जा रहा है, पिस्तौल उतना तेज़ी से नहीं जाया, थोड़ा सा जाकर रुक गया, क्यों, क्योंकि पिस्तौल का मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम इक्वल है, इसमें भी 10 होगा तो इसमें भी 10 होगा, लेकिन इसमें मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने से मोमेंटम क्या हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, क्योंकि मोमेंटम अगर सेम है, सेम मोमेंटम के लिए जिसका मास ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसलिए इसका इक्वल वेलोसिटी कम होता है, लेकिन टोटल मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे यही वाला हम लगाएंगे, एज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is 0, so final will also be 0, final momentum will also be 0, टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब फाइनल P2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या आएगा, एक वेलोसिटी तो इधर आएगा v1 वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी क्या आएगा, अपोजिट साइड में आएगा, वो तो आना ही है, एक इधर मोमेंटम होगा तो इधर होगा, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम 0 होना है। तो फाइनल मोमेंटम मतलब कितना मोमेंटम है, एक तो m1 v1, ये बुलेट है, इसका नाम हम m1 देते हैं, और पिस्तौल का m2, और ये क्या होगा m2 इंटू v2, माइनस साइन क्यों, क्योंकि v2 अपोजिट साइड में है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, m1 मतलब बुलेट का मास कितना है बोलो, बुलेट का मास दिया 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को क्या करेंगे 1000 दे के डिवाइड कर देंगे, तभी जाके kg बनेगा। v1 मतलब क्या है, बुलेट का 150 मीटर पर सेकेंड, इसका मास कितना है, उसका मास दिया है क्या 2 kg, तो उसका वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ से देखो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, v2 का वैल्यू निकल जाएगा 220 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, 0 0 कट जाएगा, a0 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1.5 आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का जो जितना मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम वो एक रहना चाहिए। समझ में आ गया, तो टोटल मोमेंटम एक रहना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे फायर हो रहा है तो इसका एक वेलोसिटी आ रहा है, मतलब इसका एक मोमेंटम इधर आ रहा है, तो वो कौन सा एक ही तरह के हो सकता है कि पिस्तौल भी इधर एक वेलोसिटी गेन कर ले, तो क्या होगा, इधर कुछ मोमेंटम आया और अपोजिट साइड में आया, तो दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी बनेगा कि ऐसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं।